Good morning, students of MSc 4th semester. I am going to discuss about the last topic of development, that is metamorphosis, that is also known as post-larval development. Post-larval development means after the formation of larva, there are different type of formation conduct in the fish larva. After the larval formation, there are many structural form of the larva digests and destroy, and some organs of fish body also arises in their body. So हम ये कह सकते हैं कि लार्वा बनने के बाद बॉडी में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं जिनके वजह से लार्वा धीरे धीरे वो जो परिवर्तित हो जाता है एक एडल्ट फिश में। तो इसी को पोस्ट लार्वा डेवलपमेंट यानी लार्वा बनने के बाद का जो डेवलपमेंट होता है उसे लार्वा डेवलपमेंट कहते हैं। इसका जो एक जनरल टर्म दिया गया है मेटामॉर्फोसिस। मेटा मीन्स मैनी, मॉर्फोसिस मतलब स्ट्रक्चर फॉर्मेशन ऑफ एनिमल, यानी कि एनिमल बॉडी में, फिश बॉडी में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन हो रहा है लार्वा बनने के बाद, क्योंकि कुछ पार्ट बॉडी के डाइजेस्ट हो जाते हैं जो लार्वल फॉर्मेशन में दिखते हैं, लार्वल स्ट्रक्चर में दिखते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उसका और डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ होती है, तो फिर वो पार्ट जो है कि डाइजेस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो फिर वो जो एडल्ट फॉर्म में आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे कई रीज़न हैं। एक तो लार्वा इसलिए बनता है क्योंकि लार्वा जहाँ बन रहा है उसके बाद एडल्ट बन रहा, लार्वा के बाद, तो उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। लेकिन जहाँ लार्वा का डेवलपमेंट नहीं हो रहा जिस एनिमल में, और डायरेक्ट जो है कि डेवलपमेंट के दौरान वो यंग वंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो उससे हम जो है कि डायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। लार्वा का फॉर्मेशन होने का मतलब है कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है तो इसका मतलब है कि लार्वा फॉर्मेशन बनने पर कोई रीज़न है, क्योंकि लार्वा बनने से एडल्ट बनने के बीच में जो टाइमिंग होती है उस बीच जो है कि कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए उस एनिमल की ग्रोथ होती है, यानी कि उसमें कुछ बॉडी पार्ट बनते हैं, कुछ डाइजेस्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, और उस कहीं कहीं इसके कुछ सिग्निफिकेंस हैं और कहीं इसके जो है कि सिग्निफिकेंस नहीं भी देखने के मिलते हैं। तो इस तरह से मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा टर्म है बाय विच वी डिस्क्राइब अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डेवलपमेंट इन द फिश बॉडी फ्रॉम द लार्वा एंड टिल द एडल्ट फॉर्म। तो यही मेटामॉर्फोसिस, ये पोस्ट लार्वा डेवलपमेंट हम यहाँ पे डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसके पर क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है इस डेवलपमेंट का, इसके पहले जैसा कि सिलेबस में हमने बताया है कि ये सिलेबस के 4th यूनिट में डेवलपमेंट में कई टॉपिक थे: गैस्ट्रुलेशन, न्यूरुलेशन, ऑर्गन फॉर्मेशन, लार्वा डेवलपमेंट, मेटामॉर्फोसिस। तो इसके पहले हम डिस्क्राइब कर चुके हैं, गैस्ट्रुलेशन डिस्क्राइब हो चुका है, न्यूरुलेशन डिस्क्राइब हो चुका है, ऑर्गन फॉर्मेशन डिस्क्राइब हो चुका है, लार्वा डेवलपमेंट भी हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया। अब लास्ट टॉपिक मेटामॉर्फोसिस है। इसी मेटामॉर्फोसिस के डिस्क्रिप्शन के बाद ये 3rd पेपर पूरा हो जाएगा, और फिर जो है कि आप इसको जो है समराइज़ करके इस पेपर को तैयार कर लेंगे। तो हम जो लास्ट टॉपिक मेटामॉर्फोसिस को जो है डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसके एक एक चीज़ों को आपके सामने लाइन टू लाइन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो द पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट में बी रिफर्ड टू एज मेटामॉर्फोसिस। जैसा कि हमने अभी डिस्क्राइब किया कि पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट को ही हम जो एक दूसरा टर्म देते हैं, नाम देते हैं, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस इज़ सिनोनिम ऑफ द पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट, या हम ये भी कह सकते हैं कि पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट इज़ आल्सो सिनोनिम ऑफ द मेटामॉर्फोसिस। यानी भी किसी भी टर्म से ये एग्ज़ाम में पूछ सकता है, चाहे मेटामॉर्फोसिस चाहे पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट, जबकि सिलेबस में सिर्फ मेटामॉर्फोसिस नाम दिया है, पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट नहीं दिया है।
लेकिन हमने यहाँ ब्रैकेट में मेटामॉर्फोसिस साथ पोस्ट लार्वा डेवलपमेंट लिख दिया है इसलिए कि आप कंफ्यूज ना हो सकें, क्योंकि एमएससी लेवल पर जो है कि जब भी क्वेश्चन बनते हैं तो वो काफ़ी माइन्यूट और काफ़ी जो है कि लेबोरियस क्वेश्चन बनते हैं। आपको गुमराह करने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए भी ऐसे टर्म दिए जाते हैं कि देखें आप इसका डीप नॉलेज रखते हैं या नहीं। तो उसमें बहुत से स्टूडेंट जो है इसको समझ नहीं पाते और इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और गोल्डन चांस से जो है कि वो बाहर हो जाते हैं। तो जैसा हमने कहा मेटामॉर्फोसिस ही में पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट है या पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट ही मेटामॉर्फोसिस है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। अब इसमें होता क्या है ये हमें एक एक करके देखना है। द टाइम टू रीच मेटामॉर्फोसिस मे बी ए मैटर ऑफ डेज इन ट्रॉपिकल स्पीसीज। ये मेटामॉर्फोसिस एक समय है, यानी मेटामॉर्फोसिस का एक जो टाइमिंग है, लाइफ स्पान की एक टाइमिंग है, ये जो है एक मैटर है। ट्रॉपिकल रीजन में जो स्पीसीज़ पाए जाते हैं ट्रॉपिकल कंडीशन में, तो उनके लिए जो है 1 2 रोज़ 4 रोज़ 10 रोज़ 20 रोज़ 25 रोज़ का जो टाइमिंग होती है उसमें वो अपने आप को रिफार्म करते हैं, रीसिंथेसाइज करते हैं, रीनेचर करते हैं। इस तरह से वो अपने आप को जो है कि प्रिपेयर करते हैं कि एडल्ट बनने के लिए। तो ये कुछ वीक का ये समय होता है, कुछ मंथ का होता है। तो ये फ्यू वीक्स और मंथ्स इन द मेजॉरिटी ऑफ फिश फ्रॉम टेम्परेट लैटिट्यूड्स और पीरियड्स ऑफ ईयर्स इन द स्टर्जन एसिपेंसर एंड ईल इंजुला। यानी कि हमने पहले बताया कि फिशेज़ में बहुत वेरिएशंस है, बहुत तरह की फिशेज़ पाई जाती हैं। वैसे भी आपने देखा है मैरीन फिशेज़, फ्रेश वाटर फिशेज़, फ्रेश वाटर में भी डिफरेंट टाइप के फिशेज़ होती हैं, मैरीन फिशेज़ में भी बहुत तरह की फिशेज़ होती हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस हर फिश में नहीं होता, कुछ फिशेज़ हैं जिसमें पाया जाता है। जैसा कि हमने डिस्क्राइब किया कि ट्रॉपिकल फिशेज़ में ये देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल फिशेज़ हैं, जो पर्वतीय इलाके में पाए जाने वाले जो फिशेज़ हैं, उसी में ये इस तरह के जो है स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। वो मेटामॉर्फोसिस की टाइमिंग कुछ हफ्तों की भी हो सकती है, कुछ महीनों का भी होता है। और इसमें मेजॉरिटी ऑफ फिशेज़ जो टेम्परेट रीजन में है, जहाँ जो है कि ठंड पड़ती है, यानी ठंडा मौसम होता है और वो ऊंचाई पे पाए जाते हैं, वहाँ पे ये देखने को मिलता है। ये जो है कि एक ऐसा पीरियड है जो इसमें डिफरेंट टाइप के एनिमल पर डिफरेंट टाइमिंग पर देखने को मिलता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जैसे कि स्टर्जन फिश में, एसिपेंसर में, ईल में, एंजुला में। क्योंकि ये चारों एग्जांपल जो हैं ये ट्रॉपिकल फील्ड के जो है कि फिशेज़ हैं। इसमें जो है कि मेटामॉर्फोसिस देखने को मिलता है। पहले हमने बताया कि ये हर फिश में देखने को नहीं मिलता, इसलिए कि एग्जांपल भी यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन कौन से फिशेज हैं जिसमें मेटामॉर्फोसिस या पोस्ट लार्वा डेवलपमेंट होता है। क्योंकि हर फिश में तो होता नहीं, तो जो एग्जांपल जिसमें देखने को मिलता है उसका एग्जांपल हमें ये याद रखना पड़ेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमें एग्ज़ाम में इसे डिस्क्राइब भी करना है, उसी का फिगर भी देना है। इट इज़ कंट्रोल्ड and only genetically it is controlled on only genetically, क्योंकि ये मेटामॉर्फोसिस जेनेटिकली कंट्रोल होता है। इसका रेगुलेशन जो जेनेटिक्स के थ्रू होता है, क्योंकि जिस फिश के जीन्स में ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं उन्हीं में देखने मिलता है। इसमें ये नहीं कि बाई चांस किसी और फिश में भी हो जाए या मेटामॉर्फोसिस से अचानक देखने को मिले, ऐसा नहीं होता। जो जेनेटिकली कैरेक्टराइज्ड हैं फिशेज़ उसी में ये देखने को मिलता है, यानी जेनेटिकली ये कंट्रोल में होते हैं, रेगुलेट होते हैं। बट आल्सो बाय टेम्परेचर एंड फूड सप्लाई विच में अफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड पॉसिबली बाय सोशल हियरार्चिकल फैक्टर्स एज वेल। तो हमने जैसा कि कहा कि ये जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं, हर फिश में देखने को नहीं मिलता, कुछ ही फिश में देखने को मिलता है, क्योंकि उनके जीन्स में वो कैरेक्टर होता है कि इसमें लार्वा का फार्मेशन होना है, तभी वो लार्वा का फार्मेशन होता है। जब लार्वा का फार्मेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जो है मेटामॉर्फोसिस पीरियड में जाते हैं
और फिर अपने आप को जो रिफार्म करते हैं और एडल्ट फार्म में आ जाते हैं। लेकिन इसके अलावा ये भी रिपोर्ट की गई है कि कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से कुछ एनिमल्स का जो डेवलपमेंट होता है वो देर में होती है। तो वहाँ भी मेटामार्फोसिस लाइक स्ट्रक्चर देखने मिलते हैं, इस तरह के इन्वायरमेंट देखने मिलता है। तो वही यहाँ दिया जा रहा है, इट इज़ कंट्रोल्ड ऑन ओनली जेनेटिकली बट आल्सो बाय टेम्परेचर एंड फूड सप्लाई। यानी मेटामार्फोसिस टेम्परेचर और फूड सप्लाई पे भी डिपेंड करता है। किसी फिश को जो है को अगर जो सफिशिएंट टेम्परेचर चाहिए, अगर उस सफिशिएंट टेम्परेचर नहीं मिल पा रहा है या सफिशिएंट फूड सप्लाई नहीं मिल पा रहा, सर्वाइवल कंडीशन नहीं है, तो ऑलरेडी उसके बॉडी का डेवलपमेंट रुक जाएगा, वो लगभग लार्वल कंडीशन में ही रुका रहेगा। लेकिन जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिलेगा तो वो अपने आप को फिर एडल्ट फार्म में लाने की कोशिश करता है, यानी लार्वा डेवलपमेंट के बाद मेटामार्फोसिस होता है। तो फूड सप्लाई और टेम्परेचर एक ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो टेम्परेचर एंड फूड सप्लाई विच में अफेक्ट द रेट ऑफ ग्रोथ एंड पॉसिबली बाय सोशल फैक्टर्स। यानी कि यही वो वजह है, टेम्परेचर और फूड सप्लाई, जिसके वजह से किसी भी फिश में इसकी ग्रोथ को प्रभावित करते हैं और उसका सोशल लाइफ को भी जो है अफेक्ट करते हैं। सोशल लाइफ हियरार्चिकल, यानी कि किस तरह के उनका जो है कि सोशल कैटेगरी है, सोशल स्टेटस है अपने फील्ड में यानी फिश में। तो ये फैक्टर भी जो है इफ़ेक्ट करते हैं और जैसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल, चाहे वो टेम्परेचर या फूड सप्लाई हो। यानी कि दोनों कंडीशन को ध्यान में रखेंगे। जेनेटिकली तो ये होता ही है, लेकिन अगर जो है कि सिर्फ जेनेटिकली ही नहीं, कुछ जो है इस तरह के भी फैक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसको माइंड में रख लेंगे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मेटामार्फोसिस में जो है कुछ चीज़ों को ध्यान रखना है। एक तो इसके एग्जाम्पल जैसे स्टर्जन है, स्पेंसर, ईल, एंजुला में देखने को मिलता है, और ये जेनेटिकली भी कंट्रोल होते हैं। इसके साथ साथ ये जो है कि इन्वायरमेंटल फैक्टर जैसे फूड सप्लाई और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करते हैं, जिनके वजह से इनके रेट ऑफ ग्रोथ और इनके जो पॉसिबल सोशल फैक्टर भी जो है कि अफेक्टेड होते हैं। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो और इसको डिस्क्राइब करते हैं मेटामार्फोसिस के इंट्रोडक्शन पोर्शन को। ए क्लियर चेंज, यानी मेटामार्फोसिस को अगर एक दूसरा टर्म दें तो वो जो है एक क्लियर चेंज, यानी ये पूरी तरह से चेंज होना, क्लियर चेंज, क्लियर चेंज दैट इज़ मेटामार्फोसिस। यानी मेटामार्फोसिस को हम क्लियर चेंज भी कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन के लिए। फ्रॉम द लार्वल टू एडल्ट फार्म इज दो रिपोर्टेड इन मेनी स्पीसीज़। यानी कि बहुत से ऐसे स्पीसीज़ में जो है कि लार्वा से एडल्ट बनने की ये जो कहानी है बहुत से फिशर में रिपोर्ट की गई है, देखी गई है। वाइल इन सेवरल अदर्स देयर में इवन बी लेस मार्क्ड मेटामार्फोसिस। लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जिसमें मेटामार्फोसिस होता तो है लेकिन थोड़ी बहुत होती है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, थोड़ा बहुत उसमें रिफॉर्मेशन होता है, थोड़ा बहुत जो है कि लार्वल पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल इसके लिए है, फॉर एग्जांपल इन सलमोनिड एंड ईल। सलमोनिड फिश में यानी सलमान जो कि सालमन फिश में और ईल फिश में मेटामार्फोसिस तो होता है, लेकिन जो है कि थोड़ी बहुत मात्रा में होता है। द मोस्ट ऑब्वियस साइंस आर द लेइंग डाउन ऑफ स्केल्स एंड पिगमेंटेशन ऑफन फॉलोड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेशन। यानी जो सल्मोनिड और ईल फिश की बात हो रही है, इसमें जो थोड़ी बहुत जो मेटामार्फोसिस के जो लक्षण दिखाई देते हैं उसको यहाँ पे जिक्र किया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया है। वो क्या है? द मोस्ट ऑब्वियस साइंस, यानी कि जो विशेष लक्षण जो दिखाई देते हैं मेटामार्फोसिस के, वो इनमें क्या है? आर द लेइंग डाउन ऑफ स्केल्स, यानी इनके स्केल्स जो है कि गिर जाते हैं। इनके स्केल्स यानी इस फिश के स्केल्स जो है लेइंग मतलब जो है कि समाप्त हो जाते हैं। जो भी स्केल पहले के दिखते हैं लार्वा कंडीशन में वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर बाद में क्योंकि लार्वा कंडीशन में स्केल्स होते हैं, बाद में धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। यानी मेटामार्फोसिस का एक लक्षण है। और क्या है? एंड पिगमेंटेशन
often followed by the first appearance of hemoglobin in the circulation। और एक और सबसे बड़ा जो मेटामॉर्फोसिस के जो लक्षण इनमें देखने मिलता है, जब शुरू में इसमें ब्लड सर्कुलेशन शुरू होता है तो हीमोग्लोबिन का जो अपीयरेंस होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से इसके बॉडी में पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। यानी एक कैरेक्टर हो गया लेइंग डाउन ऑफ स्केल्स, दूसरा जो है पिगमेंटेशन ऑफन फॉलोड बाय द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन द सर्कुलेशन। यानी इसके ब्लड सर्कुलेशन में पहली बार शुरू में सबसे पहले जब हीमोग्लोबिन का सर्कुलेशन होता है तो हीमोग्लोबिन की वजह से पिगमेंटेशन देखने को मिलता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंस बॉडी होती है लार्वल कंडीशन में, तो इस तरह से पिगमेंटेशन यानी धब्बे दिखाई देते हैं बाहर से ही। तो इस तरह के ये लक्षण स्ट्रक्चर इसमें देखने मिलते हैं। इसके साथ साथ द स्विम ब्लेडर एंड लैटरल लाइन में आल्सो डेवलप फर्स्ट एट दिस स्टेज। और नेक्स्ट जो लक्षण इसमें जो सिम्टम दिखते हैं, साइन दिखते हैं, वो क्या है, स्विम ब्लेडर एंड लैटरल लाइन में आल्सो डेवलप फर्स्ट एट दिस स्टेज। इस स्टेज के यानी मेटामॉर्फोसिस के पहले स्टेज में जो स्विमिंग ब्लेडर है वो और लैटरल लाइन ये भी जो है डेवलप हो जाते हैं, ये भी देखने को मिलते हैं। मेटामॉर्फोसिस का जो ही अर्ली स्टेज आता है, फर्स्ट स्टेज, तो उसमें जो है कि स्विम ब्लेडर और लैटरल लाइन भी जो है कि डेवलप हो जाता है। एक तो ये लक्षण, ये सब ध्यान देने वाली बातें हैं कि मेटामॉर्फोसिस में किस एग्जाम्पल में किस फीस में क्या क्या हो रहा है, इसे माइंड में बैठाना ज़रूरी है, तभी हम इसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर पाएंगे एग्जामिनेशन में। इन फ्लैट फिश में देखने को क्या मिलता है, देयर इज रोटेशन ऑफ द ऑप्टिक रीजन ऑफ द स्कल। यानी उसके ऑप्टिक रीजन में, आँखों के पास जहाँ पर उसके आई साइट है वहाँ पे, यानी स्कल में, आई ऑप्टिक रीजन ऑफ द स्कल, क्योंकि आई कहाँ पाई जाती है, फिश की खोपड़ी में ही पाई जाती है, स्कल में ही पाई जाती है। तो स्कल में जो ऑप्टिक रीजन है, जो आँख का जो जगह है, आँख वाली जो जगह है, पोजीशन है, वहाँ पे रोटेशन देखने को मिलता है। यानी कि आई अभी पहले कहीं होती है, फिर बाद में धीरे धीरे वो रोटेट करके थोड़ा सा स्पेस अपना छोड़ देती है। एंड द चेंज इन द नॉर्मल ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी। यानी कि इसके बॉडी में ओरिएंटेशन होता है, यानी उसकी बॉडी पहले, अब जैसे ये ऐसी फिगर में आप देख रहे लार्वल स्टेज है, तो लार्वल स्टेज में इसका हेड इस तरह दिख रहा है, बाद में इसका हेड दूसरे तरह दिखेगा, बाकी इसका टेल रीजन भी दूसरे स्ट्रक्चर में बदल जाता है, ट्रंक भी बदल जाता है। तो यानी कि इसकी बॉडी का रोटेट कर रही है, यानी इसमें ओरिएंटेशन लेकिन नॉर्मल ओरिएंटेशन हो रहा है, ये भी देखने को मिलता है। यानी कि डिसबैलेंस बॉडी या स्ट्रक्चर चेंज रहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे नॉर्मल ओरिएंटेशन के थ्रू बॉडी चेंज हो जाती है। सो दैट दे इवेंचुअली कम टू लाई ऑन वन साइड। यानी इस तरह से दिखता है कि उसकी जो आई साइट है वो जो है कि धीरे धीरे ओरिएंट होकर के एक एक करके साइड बाई साइड आ जाती है। शुरू में तो अपर साइड में होता है, लेकिन बाद में वो साइड बॉडी के वेंट्रल और लैटरल साइड के राइट और लेफ्ट दोनों तरफ ही ओरिएंट होकर के एक एक करके वो जो है कि आके स्थित हो जाती है, लाई दिया जाए, इवेंचुअली कम टू लाई ऑन वन साइड। उसके बाद देखने को देयर आर ऑफन concomitant changes in distribution and behavior such as schooling। यानी इसके बाद लार्वल डेवलपमेंट के बाद पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट में यानी मेटामॉर्फोसिस में कुछ और भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या हैं, देयर आर ऑफन कंकॉमिटेंट चेंजेस इन डिस्ट्रीब्यूशन। यानी इनके डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो है कि परिवर्तन आता है, यानी जो अपने ये स्थान भी छोड़ देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, जिस स्थान पर होते हैं वो स्थान को छोड़ के कहीं और भी जा सकते हैं। और इनके बिहेवियर में भी अंतर आता है, परिवर्तन आता है, पहले वाले बिहेवियर को छोड़ के दूसरे तरह के बिहेवियर भी, यानी सच है वो बिहेवियर कैसा हो जाता है, स्कूल में जैसे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, एक साथ होते हैं, झुंड में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, उसी तरीके से ये जो है कि लार्वल बिहेवियर छोड़ करके जब ये एडल्ट बनते हैं, मेटामॉर्फोसिस होता है, तो ये जो है कि धीरे धीरे ग्रुप में स्कूलिंग बिहेवियर को अडॉप्ट कर जाते हैं, ये भी देखने को मिलता है।
अब इसके बाद ये तो जनरल इंट्रोडक्शन था, लेकिन अब हम जो है अब एक फ़िश का एग्जांपल लेके अब धीरे धीरे जो है एक एक इनमें जो स्टेप्स आते हैं मेटामॉर्फोसिस दौरान, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, इस तरह से जो स्टेप बाय स्टेप जो इनमें डेवलपमेंट होता है, पोस्ट लार्वल डेवलपमेंट, उसको हम एक एक करके आपको जो है कि नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया जा रहा है, द स्टेज वाइज मेटामॉर्फोसिस चेंजेस इन टार यानी महाशीर इज डिस्क्राइब्ड एज इन फिगर, यानी कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं टार जिसको महाशीर फिश भी बोलते हैं। इसमें मेटामॉर्फोसिस कैसे होता है और कई स्टेजेस आते हैं मेटामॉर्फोसिस के से, तो एक एक स्टेजेस के फिगर को देखते हुए हम इसके जो है कि मेटामॉर्फोसिस चेंजेस को, डेवलपमेंट को, मेटामॉर्फोसिस चेंजेस को, इवेंट्स को हम देखेंगे और इसे डिस्क्राइब करेंगे। तो इसको हम जो है कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आपके सामने हाजिर होते हैं। थैंक यू।